नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान मौजूद है, मास्टर देवेंद्र दत्त, जिन्होंने मार्शल आर्ट्स में बहुत सारी ब्लैक बेल्ट जीती है और भारत का नाम रोशन किया है। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी मार्शल आर्ट में एंट्री कैसे हुई? हाँ, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मास्टर देवेंद्र दत्त गौड़ है। मार्शल आर्ट में जो मेरी शुरुआत है, सन 1986 में मैंने शुरुआत की थी और 89 में मैंने ब्लैक बेल्ट ली थी। मैं एक विलेज में रहने वाला हूँ, शादीपुर गांव से बिलोंग करता हूँ और मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मैंने समस्याएं देखी जहाँ आत्मरक्षा से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जब बच्चे जाते हैं बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है और साथ ही साथ मैंने वहाँ देखता था कि ओलंपिक लेवल पे खिलाड़ियों को मेडल जीतते हुए, तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अपनी आत्मरक्षा के माध्यम से और खिलाड़ियों को जैसे मेडल जीतते हुए देखता था, तो मेरा भी सपना था कि मैं भी देश के लिए एक दिन मेडल जीतूं। तो मेरी मार्शल आर्ट में शुरुआत हुई। सर, आपको परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिला इसमें? मेरे फादर भी रेसलिंग से बिलोंग करते थे और मैंने अपने गांव को देखा कि वहाँ से काफ़ी लोग रेसलर्स निकले हैं। तो मेरे परिवार ने बहुत ज़्यादा, मेरे पूरे परिवार ने नहीं, मेरे पूरे गांव ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि एक गांव में चाचा ताऊ ये सब लोग रहते हैं। सब लोगों ने साथ साथ, ठीक है एक हमारे गांव का लड़का मार्शल आर्ट करने के लिए जा रहा है तो उसको सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियली भी और वैसे भी सब लोगों ने मिलकर काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। सर, अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइए। आप उस दौरान की बात कर रहे हैं जब आपने इसमें स्टार्टिंग हुई थी आपकी, लेकिन उस टाइम पर इतना भारत में स्कोप भी नहीं होगा, लोग इसे जानते भी नहीं होंगे। तो लेकिन वहां से लेके अब तक आपने कितने कुछ अचीव किया है, वो सारा सीक्वेंस में बताइए आप। जी, जिस तरीके से शुरुआत हुई है गांव में कराटे की, जैसे आपको सभी पता है, एक माहौल बना हुआ था रेसलिंग का कि रेसलिंग की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे थे। मैं अकेला गांव का एक ऐसा लड़का था जो कराटे की तरफ गया, मार्शल आर्ट सीखने के लिए गया। तो काफ़ी लोगों ने मजाक भी बनाया कि भाई ये मार्शल आर्ट हू हा करता रहेगा। लेकिन मैंने धीरे धीरे करके शुरुआत करते हुए, मेरे घर परिवार से कोई पहले ट्रेन में नहीं बैठा था, कोई फ्लाइट में नहीं बैठा था। धीरे धीरे करके लगभग मैंने 108 टूर्नामेंट में खेलने के लिए गया। 108 टूर्नामेंट में से 98 मैंने मेडल जीते। आज 16 कंट्री मैंने ट्रैवल किए। अमेरिका का पहले 10 साल का वीज़ा लिया, फिर दोबारा 10 साल का वीज़ा लिया। अभी जो एशियन फेडरेशन में है उसमें भी मैं मेंबर हूँ। ऑल इंडिया की जो स्के फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें मैं एज ए इलेक्टेड हुआ हूँ, एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और दिल्ली का मैं टेक्निकल चेयरमैन हूँ। तो धीरे धीरे शुरुआत करते हुए मैंने स्कूल नेशनल गेम्स, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, इन सबसे मेडल जीते और अपने गांव के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार है आपका सफर। ये बताइए सर, ये ताइक्वांडो और ये जितना भी कराटे होता है, मार्शल आर्ट होता है, इसको जरा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें। ये लोगों को पता नहीं है कि पूरा है कैसे ये प्रोसीजर, इसमें कौन कौन से खेल होते हैं, इसके बारे में समझाइए। जी, जैसे कि मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट में कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, जूडो, स्के मार्शल आर्ट, तंग सुडो, बहुत सारे मार्शल आर्ट होते हैं और अलग अलग उनके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब मैंने देखा कि बहुत सारे मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो सीखने के लिए आप जा रहे हो तो कोरियन मार्शल आर्ट है, कोरिया से इसको सीख के आइए, और कराटे की तरफ जा रहे हो तो जापान में जाइए। जैसे कि जब जापान वर्ल्ड वार के बाद जापान का कब्जा था कोरिया के ऊपर, तो कोरियंस ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी एक गेम बनाते हैं, जो कि ताइक्वांडो उन्होंने गेम बनाई और जापानीज के सामने विश करने की, उनके आगे झुकने की जगह दुनिया हमारे आगे झुके और जापानीज भी लोग हमारे आगे झुके, उन्होंने ताइक्वांडो किया। जब मैंने शुरुआत की और उस पर एक बहुत अच्छी रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद मैंने देखा कि मार्शल आर्ट तो हमारा अपना हिंदुस्तान की जर्नी है, हिंदुस्तान से मार्शल आर्ट स्टार्ट होता है। क्यों ना मैं एक ऐसे मार्शल आर्ट के साथ जुड़ा रहूं जो हमारी देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, स्के मार्शल आर्ट, जो कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है कश्मीर का। और मेरे को प्राउड फील होता है जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे कहीं मेडल जीत के लेके आता हूँ और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, साउथ एशियन मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल जीत के लेके आए। तो हम अपना तिरंगा झंडा, भारत का जो तिरंगा झंडा है वो दूसरे देश की धरती पे फहराते हैं। बड़ा प्राउड फील होता है और हमारा अपना हिंदुस्तान इंडिजीनियस गेम है ये स्के मार्शल आर्ट। सर, इसके अंदर ये अभी तक भारत में इसको कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी और कितनी मान्यता प्राप्त है और सरकार इसमें कितना जोर दे रही है? देखिए, आज से कुछ समय पहले देखा जाए तो जो हमारे इंडिजीनियस गेम है उनको कोई नहीं पूछता था। हर कोई दूसरे जो विदेशी खेल है उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव था कि विदेशी खेल है, वहाँ जाके उनको फीस देनी है, उनसे ट्रेनिंग लेके आनी है। मैं कोरिया गया था, अमेरिका गया था, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं, शुरुआत नहीं हुई कि दूसरे कोरियन और अमेरिकन लोग भी हमारे अपने हिंदुस्तान में आए, हमारे देश की जननी से जो हमारे देश के खेल है उस खेल को आगे सीखे। जब मैंने देखा कि यहाँ हमारा स्के मार्शल आर्ट काफ़ी स्पीड से पॉपुलर हुआ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इंडिजीनियस जो खेल है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। फिट इंडिया, खेलो इंडिया के माध्यम से काफ़ी सारे खिलाड़ियों को, जब स्कूल नेशनल गेम्स में 20,000, 15,000, 10,000 रुपीज़ के खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो एक यूथ पीढ़ी जो हमारी है
उनको बिल्कुल डाइवर्ट किया गया, बिल्कुल मोड़ा गया कि हमारे देश का जो खेल है उसकी तरफ झुकिए और हमारे देश के लिए मेडल जीतिए, और काफी सारी स्कॉलरशिप भी है। आज के समय की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत सरकार द्वारा ये खेल मान्यता प्राप्त है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से मान्यता प्राप्त है, दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है, और अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो 37th नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज करने जा रही है गोवा में, उसमें भी हमारा स्के मार्शल आर्ट शामिल है। बहुत बढ़िया सर। अब हम आपसे ना नॉर्मल सवाल पूछना चाहेंगे, बिल्कुल आम लोगों के लिए, कि आपकी नज़र के अंदर अगर कोई जो मार्शल आर्ट सीखता है या जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके फ़ायदे क्या है? देखिए, मार्शल आर्ट की जहाँ मैं बात करूंगा, मार्शल आर्ट 3 तरीके से हम लोगों के लिए उपयोगी रहता है। एक तो फिजिकल फिटनेस, आप अपनी फिजिकल फिटनेस को सही रखते हैं। दूसरा ऐसे स्पोर्ट्स के माध्यम से आप अपने स्टेट का, अपने स्कूल का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। और तीसरा है आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, जो कि आज के टाइम में हमारे देश के सबसे पहले एक है कि हम हर किसी को, खासकर जो हमारी नारी शक्ति है, उसको सेल्फ डिफेंस जरूर आना चाहिए। कहा जाता है यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो सेल्फ डिफेंस के माध्यम से भी 3 तरीके से मार्शल आर्ट उपयोगी है सर। और इसमें अगर हम एक आम आदमी के लिए फिटनेस की बात की तो आपकी नज़र में फिटनेस के मायने क्या है? फिटनेस कहाँ इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है नॉर्मल आदमी? देखिए, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा बताया जाता है कि हम लोग जो इंडियंस लोग हैं वो फॉरेन कंट्री की तरफ डाइवर्ट होते जा रहे हैं, रेडीमेड फूड खाते जा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है कि कुक करें, और रात को हम ऑर्डर करते हैं, रेडीमेड फूड खा रहे हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज और फूड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम दोनों का बैलेंस करके चले, रात को 6 बजे के बाद हमारा शरीर खाना नहीं मांगता है। ये सिर्फ हमारा मेंटली एक डिसऑर्डर का पार्ट है कि हम लोग उसमें जबरदस्ती 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खाते रहते हैं। हमें अपनी फिजिकल फिटनेस का अगर ध्यान देना है तो एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, और साथ ही साथ एक्सरसाइज। ये दोनों ही मार्शल आर्ट के माध्यम से जो मार्शल आर्टिस्ट है वो अपनी फिटनेस का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। सर, एक लाइन में ये बता दीजिए कि डाइट कैसे लेनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए जो आप भी फॉलो करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं? देखिए, जैसे कि बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि जो सुबह का खाना होता है वो बहुत अच्छा खाना होना चाहिए, दोपहर का जो खाना होता है वो मिडिल क्लास फैमिली की तरह थोड़ा हल्का खाना खाइए, और रात का खाना सबसे लाइट फूड होना चाहिए। अगर रात को हम जितना लाइट खाएंगे उतनी हमारे शरीर में स्ट्रेंथ रहेगी। सुबह क्योंकि हमें हैवी एक फूड खाना चाहिए जिससे पूरा दिन चलते फिरते, एक्सरसाइज करते हुए, कोई भी काम करते हुए वो एडजस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए सुबह का फूड सबसे ज़्यादा खाना चाहिए और एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए सबको। सर, ताइक्वांडो होता है, मार्शल आर्ट होता है, सारा सबका एक ही फॉर्मेट में वो उसमें आते हैं। सर, इसके बेल्ट के बारे में बताइए कि आपने भी बहुत सारी बेल्ट जीती हुई है जैसे मार्शल आर्ट्स में, तो उसके बारे में हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या पूरा प्रोसीजर होता है बेल्ट जीतने का और कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं? देखिए, जिस तरीके से बच्चा एक पहली क्लास में जाता है, फिर एग्जामिनेशन देने के बाद दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में जाता है, उसी तरीके से सबसे पहले व्हाइट बेल्ट दी जाती है हर एक मार्शल आर्ट में। व्हाइट बेल्ट का अर्थ जैसे बिल्कुल वो बच्चा कोरा है, वो बिल्कुल नया सीखने के लिए आता है। उससे के बाद 10 कलर बेल्ट्स आती है, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्राउन, अलग अलग कलर बेल्ट। अलग अलग मार्शल आर्ट में 10 तरीके की, किसी में 8 तरीके की अलग अलग कलर बेल्ट होती है। उसके बाद आती है ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट हाईएस्ट बेल्ट होती है। उसके बाद डिग्री स्टार्ट होती है, जैसे आप ग्रेजुएट कर लेते हो उसके बाद डिग्रीज करते हो तो डिग्री कोर्स होता है। उसी तरीके से जैसे मैंने सन 89 में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन ली थी, और उसके बाद आज धीरे 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 करते करते आज 9 डिग्री ब्लैक बेल्ट मेरे पास है। 9 डिग्री? तो सर हाईएस्ट कितनी होती है? 10 डिग्री सबसे हाईएस्ट बेल्ट होती है सर। और आपने 9 ली है। सर, भारत में कोई और है ऐसा आपके अलावा जो है? अभी 3-4 लोग और हैं जिनके पास 9th डिग्री है, और हमारे ग्रैंड मास्टर जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं, ग्रैंड मास्टर नाजिर अहमद मीर, वो खुद 10th डिग्री ब्लैक बेल्ट है, क्योंकि वो फाउंडर है पूरे वर्ल्ड में जो स्के मार्शल आर्ट खेला जाता है। कितनी प्राउड की बात है कि हमारी हिंदुस्तानी खेल है और हमारा फाउंडर कश्मीर में है, 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में खेला जाता है। तो काफ़ी लोग हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसको और अपग्रेड करेंगे। अगर यकीनन इसका एज ग्रुप भी होता है कि एज के हिसाब से, जैसे अगर आपके पास 5th डैन ब्लैक बेल्ट है तो 5th डैन ब्लैक बेल्ट के बाद आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए जब आप 6th डैन का टेस्ट देंगे। तो ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से कोर्स आता है, उसका समय का भी पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होता है। अभी 9th डिग्री ब्लैक बेल्ट है, 10 डिग्री जाने के लिए मेरे को काफ़ी साल लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत और करनी पड़ेगी। तो सर, जो 9 होता है उसे ग्रैंड मास्टर नहीं कहते, उसे खाली मास्टर कहते हैं, और जिसके बाद 10 होगी उन्हें ग्रैंड मास्टर कहते जी हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो पद्धति दी जाती है, जो 10 डिग्री ब्लैक बेल्ट है वो ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर सिर्फ हमारे यहाँ एक ही है, ग्रैंड मास्टर नाजिर अहमद मीर। उसके बाद डिप्टी ग्रैंड मास्टर की पोजीशन दी जाती है 9th डिग्री ब्लैक बेल्ट को। तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 4 से 5 डिप्टी ग्रैंड मास्टर है, जिसमें से मेरी खुशनसीबी है, मैं भी हूँ। सर, मैंने आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि आपने दिल्ली पुलिस को भी सेल्फ डिफेंस सिखाया है।
या आप उसमें रहे हैं? जी हाँ, मेरा सौभाग्य रहा है 2002-2003 में, जब किरण बेदी मैडम थे पीटीसी झाड़ौदा कला में, वहाँ मैं दिल्ली पुलिस के कमांडोज को यूएसी अनआर्म कॉम्बैट सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराता था। जब 1200 नए रंग रूट से, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा कि किस हिसाब से डिसिप्लिन है। मैंने वहाँ पे सेल्फ डिफेंस सिखाया है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो कि हमारी बहुत मजबूत पुलिस मानी जाती है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी वहाँ। सर इसके बारे में बताइए, हमारा एक खुद का खेल है भारतीय कलारी पट्टू, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, उच्चारण सही कर रहा हूँ, तो सर इसको लेकर भारत सरकार ने कितना योगदान दिया और उस टाइम पर ये इतना ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं हो पाया कि जैसे लोगों ने मार्शल आर्ट्स को अपनाया, इसको नहीं अपनाया, तो इसको ऐसा क्या रहा, क्या कारण रहे होंगे भारत में? देखिए, क्लैरी पट्टू हमारे हिंदुस्तान के केरला से स्टार्ट हुआ है, और जहाँ तक हम बचपन से सुनते आए हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की शुरुआत रही है। लेकिन ये लुप्त हो चुका था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी जो हमारे खिलाड़ी थे वो कराटे, ताइक्वांडो, किकबॉक्स, मैं किसी भी खेल को ये नहीं कह रहा कि कोई भी खेल खराब है, हर खेल बहुत अच्छा है। आज बहुत सारे खेल है ओलंपिक में खेले जाते हैं, सब खेल बहुत अच्छा। मैंने भी कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, जीत क्वांडो, तांगसुडो, स्के मार्शल आर्ट, बहुत सारी मैंने मार्शल आर्ट की है। लेकिन मेरा सिर्फ झुकाव हमारे इंडिजीनियस गेम की तरफ रहा। क्लैरी पट्टू बहुत अच्छा खेल है, हमारे सेल्फ डिफेंस की तरह है, सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा उसमें है, और हिंदुस्तान की जमीन से जुड़ा हुआ है। वहीं से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों ने भी एडॉप्ट की है। आज ये खेल दोबारा से उठ के आगे आया है, जब जैसे कि मैंने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिजीनियस गेम को उठाया है। आज ये क्लैरी पट्टू सबके सामने, पूरे विश्व के सामने आया है। सर आपने अभी एक बात कही थी सेल्फ डिफेंस की, महिला को लेके। भारत के अंदर महिला सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है, और आपने एक दोहा पढ़ के भी और एक लाइन में भी बताया था उस चीज़ को कि जिस देश में नारी की पूजा होती है। तो सर ये बताइए हमारे दर्शकों को कि मार्शल आर्ट से महिला सुरक्षा में हम कैसे योगदान दे सकते हैं? जी हाँ, समय समय पर हमारी जो फेडरेशन है, हमारी एसोसिएशन है, सेल्फ डिफेंस के कैंप लगाती रहती है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब एक लड़की अपने घर से निकलती है, ट्यूशन जा रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, ऑफिस जा रही है, उनको कम से कम बेसिक अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि हम पेन से, मोबाइल फोन से, दुपट्टे से, अपने पर्स से भी किस तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो समय समय पर कई बार दिल्ली पुलिस के साथ भी मिलके, दिल्ली पुलिस के साथ भी, और हम वैसे भी हमारी एसोसिएशन ये लगाती है। तो हर एक नारी को, मेरी बहनों को, माताओं को मेरा यही संदेश है कि कुछ सेल्फ डिफेंस जरूर आने चाहिए, कि अगर कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपनी रक्षा आप स्वयं कर सकें। सर जो ये गोवा में हो रहा है हमारा 37, उसके बारे में बताइए, कौन सी गेम्स हो रही है वहाँ पर और इतना कितना उसका अहम होने वाली है वो? देखिए, काफ़ी सारी गेम्स गोवा नेशनल गेम्स में शामिल है, काफ़ी सारी गेम्स वहाँ पे हो रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो इंडिजीनियस खेल है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ कश्मीर है, स्के मार्शल आर्ट भी शामिल है। और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली का टेक्निकल चेयरमैन हूँ, ये हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली की टीम हमेशा दूसरे, तीसरे या पहले नंबर पर हमेशा फाइट करती रही है। और हमारी दिल्ली की टीम का भी सिलेक्शन हुआ है। दिल्ली की टीम से लगभग 19 खिलाड़ी, बॉयज़ और गर्ल्स, इस बार गोवा नेशनल गेम्स में खेलने के लिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने हमेशा देखा है कि दिल्ली का नाम हमारी दिल्ली की टीम ने हमेशा रोशन किया है, इस बार भी मैं यही आश्वासन दूंगा कि दिल्ली की टीम हमारे दिल्ली वासियों को निराश नहीं करेगी और गोवा में जाके बहुत ज़्यादा पदक जीत के लेके आएगी। सर मेरा आपसे एक सवाल और था कि आपको नहीं लगता कि जैसे जो मार्शल आर्ट काफ़ी थोड़ा खतरनाक है, इसमें चोट ज़्यादा लग सकती है, इसलिए लोग इसको इसलिए भी नहीं करते ज्वाइन, तो आपके ख्याल से क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो बिगिनर हैं, जो इस खेल में आना चाहते हैं, जो आपका देख रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने 3 तरीके बताए थे मार्शल आर्ट में, एज ए स्पोर्ट्स ये मार्शल आर्ट है। इसमें जब इसको भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त की, इंडियन ओलंपिक इस गेम को ऑर्गेनाइज कर रहा, दिल्ली ओलंपिक ने मान्यता प्राप्त की, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको मान्यता प्राप्त की, तो सबसे पहले इनके रूल एंड रेगुलेशन में थोड़ा सा तब्दीली की गई है कि जिसमें टच एंड पुल बैक, कि जिसमें कोई भी इंजरी ना हो। एक खिलाड़ी जैसे क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, उसी माध्यम से मार्शल आर्ट भी खेले जिसमें इंजरी ना हो। पूरे सेफ्टी गार्ड्स के साथ ये खेला जाता है, जिसमें हेड गार्ड, शिन गार्ड, आर्म गार्ड, अब्डोमिनल गार्ड, शिन गार्ड, ये सारे के सारे सेफ्टी गेट्स के साथ है। तो मार्शल आर्ट के लिए आप सभी को ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि डरने की बात नहीं है। जहाँ मार्शल आर्ट की फाइट खेलते हैं उसमें इंजरी के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। सर एक लाइन के अंदर है ना, थोड़ा से जितने भी ये खेल है, टाइकोंडो, कराटे, इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करें, इनमें फ़र्क क्या होता है? लोगों को वो भी नहीं पता है फ़र्क भी, थोड़ा सा ये बता दीजिए आप। जैसे ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो में 85% किक वर्क है, कोरियन मार्शल आर्ट है। और कराटे जिसमें हैंड और किक का दोनों का कॉम्बिनेशन है। वैसे तांगसुडो में हैंड और किक का कोरियन मार्शल आर्ट है। स्के मार्शल आर्ट हमारा इंडिजीनियस गेम है, कश्मीर का खेल है। थांग था कश्मीरी मणिपुर का मार्शल आर्ट है।
गतका पंजाब का मार्शल आर्ट है जो कि वेपन्स के साथ खेला जाता है, वो थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर है। ये सारे के सारे खेल मिलते जुलते हैं, इसमें सब में सेल्फ डिफेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सर आपने इतना कुछ अचीव किया है, ब्लैक बेल्ट जीती है, भारत का नाम रोशन किया है, सर कोई ऐसा कोई यादगार सफर आपको लगा होगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, कुछ ऐसा लम्हा आया और जिंदगी में? देखिए हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तानी परंपरा के अनुरूप हम लोग गुरु को भगवान का रूप देते हैं। एक मेरे पास लम्हा बहुत ज़्यादा मेरे को याद है, जो मेरे गुरुजी है महाबली सतपाल जी, जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ। अमेरिका जाना था और मेरा बड़ा सपना था कि एक दिन मैं भी एक शादीपुर जैसे एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं भी एक बार अमेरिका जाऊँ और वहाँ के ग्रैंड मास्टर से कुछ सीख के आऊँ। ये मेरा बहुत सपना था कि कभी तो ऐसा हो कि इंटरनेशनल लेवल के सारे कंट्री के मास्टर्स बैठे हैं और मैं वहाँ अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, उनके बीच में परफॉर्म करूँ कि हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं है। आपको याद होगा, अगर हिटलर ने एक बार कहा था कि मेरे को अगर हिंदुस्तान का सिपाही और जर्मन की तोप मिल जाए तो मैं पूरे वर्ल्ड को फतेह कर लूंगा। तो उसी तरीके से मेरे को अपना प्रूफ देना था कि हिंदुस्तानी सिपाही कभी भी पीछे नहीं होता। तो मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी को बोला मेरे को अमेरिका जाना और वहाँ का वीज़ा लेना है, तो गुरुजी कुछ हेल्प कीजिए। गुरुजी ने बोला जा मेरा आशीर्वाद है तो वीज़ा के लिए अप्लाई कर। और मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरे को 10 साल का मल्टीपल एंट्री का वीज़ा मिला। मैं अमेरिका गया और वहाँ 40 से ज़्यादा कंट्रीज आई हुई थी, उनके बीच में मैंने परफॉर्म किया। वहाँ पे भी मेरे को हायर डिग्री मिली, मेरे को बहुत अचीव मिला। टेक्निकल चेयरमैन की जो पोस्ट मिली और जो इंडिया की अथॉरिटी मिली वो मेरे को वहीं से मिली थी कि आप वहाँ पे जाके सिखा सकते हो, पूरी इंडिया की एक कमेटी बना सकते हो। तो मेरे लिए वो एक यादगार पल था कि गुरुजी के आशीर्वाद से वहाँ का वीज़ा मिला और मैं प्रूफ कर पाया कि हिंदुस्तानी कभी किसी से कम नहीं होते। बहुत बढ़िया सर। ये थे हमारे साथ मास्टर देवेंद्र दत्त, जिन्होंने बताया किस तरीके से ताइक्वांडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स में फ़र्क है, कैसे आप फिट रह सकते हैं, कैसे आप डाइट फॉलो कर सकते हैं, कैसा इनका लम्हा था जब ये अमेरिका गए थे। बहुत कुछ बताया, एक तरह से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ताइक्वांडो को लेके वो क्लियर करे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।